नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामाशी प्रांत के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यामाशी पब्लिक स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की और उन्हें शिक्षा और नवाचार पर प्रेरित किया। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यामाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी सिस्टम का भी साइट विजिट किया, जहां उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के साथ संबंध को मजबूती बनाने के लिए जो पहल प्रारंभ की, जापान ने उस पहल में हमेशा एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। 過去11年前からインド首相尊敬するナレンドラ・モディ首相のご指導の下で始められた日本との関係を強めるための取り組みは、日本の非常に積極的な関わりの下で非常に強くなってきました。मुझे याद है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती बनाने के लिए अनेक पहल को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय आबे के इस अभियान को जापान सरकार और यामानासी के हमारे माननीय राज्यपाल प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने इस तकनीक को यहां पर अभी अवलोकन किया है, न केवल उद्योग के लिए बल्कि इसे कैसे सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इन सबको भी हम लोगों ने यहां पर देखा है। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है, उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग माननीय राज्यपाल के उत्तर प्रदेश दौरान यात्रा के दौरान जो पहल उन्होंने प्रारंभ की थी, इसके उपरांत हम लोगों ने आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन ने पहले यामाशी का दौरा कर वहां की तकनीकी और औद्योगिक हालात का अध्ययन किया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री स्वयं हालात का जायजा लेने यामाशी पहुंचे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया को देखा और सराहा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और यामाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर एक ऐतिहासिक बता दें कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की, और जिसका परिणाम है कि आज यामानासी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानासी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहां की स्थिति को देखा है,
ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानासी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहां पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानासी के माननीय राज्यपाल और यहां के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हराजी लाइन विकासखंड के असवारी गांव में ग्रीन आर्मी ऑफ वेलफेयर संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने ग्रीन आर्मी की महिलाओं से संवाद किया और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल और सिलाई केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने गरीब महिलाओं को रोजगार के लिए ठेले, बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल, महिलाओं के भुगतान के लिए चेक वितरित किए। राज्यपाल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने पर जोर दिया और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान सभी पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे ताकि हम गौरवशाली और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। आगामी त्योहारों को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 6 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जनपद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएसी की संयुक्त तैनाती की गई। साथ ही करीब 400 से 500 अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें भारी मुंचगले पर पाबंद किया गया। प्रशासन का साफ संदेश है कि त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाली एकादशी और होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जनपद की पीस कमेटी की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद में थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स है वो कंडक्ट की गई है। आज मेरे और एडिशनल साहब के, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के, सीओ स्मौली, सीओ संभल, इन सभी लोगों और आरआरएफ और थानों की फोर्स के साथ में जो एकादशी का जुलूस निकलता है, उस जुलूस का जो रास्ता है उस पर कारों की स्थिति क्या है, नाली की स्थिति क्या है और सड़क की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को रिव्यू करते हुए और सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत सभी लोगों का कुशलक्षेम पूछते हुए रूट मार्च किया गया। करीबन 5.5 किलोमीटर के आसपास का रूट मार्च है, ये पूर्ण हुआ और अभी एक और पीस कमेटी जनपदीय स्तर की है, दोबारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। संवाददाता सत्यपाल यादव का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण हो सके? बिल्कुल, जैसा संभल की बात की जाए तो संभल में आगामी त्योहारों को लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा कई थाना पुलिस फोर्स के साथ और पीएसी जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के करीब 6 किलोमीटर का जो फूड पेट्रोलिंग की गई, जिसमें लेकर के लोगों को जानकारी दी गई संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा की सुरक्षा को लेकर के जो आगामी त्योहार है, होली का त्योहार है, रमजान का त्योहार है और जो शोभा यात्रा है, उनको अपने अपने त्योहारों को सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और इसी को लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा
द्वारा कई थाना पुलिस फोर्स और पीएसी जवानों के द्वारा जो संवेदनशील इलाका है, जामा मस्जिद है और जो चक्की का पाट है, ऐसे कई धार्मिक स्थलों पर संभल के एसपी के द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया, पूर्व की गई और इसको लेकर के संभल के एसपी पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखे। अगर कोई भी शांति व्यवस्था आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी को लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा लगातार इस तरीके से जानकारी दी गई और ये भी साफ तौर से कहा गया है कि अगर जो भी कोई उपद्रवी है या जो भी कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर के संभल पुलिस के द्वारा करीब 400 से 500 लोगों के जो उपद्रवी है उनके मुचल के भरे गए करीब, जिससे कि कोई भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना कर सके और अगर इस तरीके से कोई भी शांति व्यवस्था भंग करेगा तो संभल पुलिस का साफ तौर से कहना है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा वहां पर निरीक्षण किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर के जिस तरह से जो बिजली के तार है, जो नालियों की साफ सफाई और उसको लेकर के तमाम ऐसे जगह निरीक्षण किया और लोगों को जानकारी दी कि अपना अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और उसी की वजह से संभल प्रशासन लगातार सतर्क देखने को मिल रहा है। संभल का प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि सभी लोग अपने अपने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा ये भी बताया गया कि लोगों के साथ जिले स्तर पर पीस कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया और जो थाना है और जो मोहल्ले उनमें भी पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है संभल का वो पीस कमेटी कर रहा है जिससे लोगों को जानकारी दे रहा है। जी वर्षा। सत्यपाल, अगर बात की जाए तैनाती की तो जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र होंगे उनमें किस तरह की निगरानी रखी जाएगी? संवेदनशील इलाका है। संभल प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। जब से 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई उसके बाद संभल प्रशासन की तरफ से तमाम लगातार पुख्ता इंतजाम किए गए और उसी की वजह से संभल प्रशासन की तरफ से तमाम जो शहर है, जो कस्बा है, वो उसमें पूरा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और जो भी जो पुलिस कर्मी पहले से तैनात कर दिए हैं और जब त्योहार जितने नजदीक आएंगे, जिस दिन त्योहार होगा उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए जाएंगे और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। जी ठीक है सत्यपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरसाना में लठमार होली के दौरान करीब 4 बजे श्री राधा रानी मंदिर मार्ग पर अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा बनाए गए बॉक्स सिस्टम के जरिए श्रद्धालु को एक एक कर आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि बैरियर खुलते ही श्रद्धालु तेजी से आगे बढ़े, जिससे कुछ लोग भीड़ के दबाव में गिर पड़े और हालात बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आईं। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत दबे लोगों को बाहर निकाला और भीड़ को नियंत्रित किया है। 'खबर बिजनौर से है, जहां निजाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला जप्तागंज इलाके में एक शिक्षक पर 9 और 11 वर्ष की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा। परिजनों के अनुसार आरोपी शिक्षक कथित तौर पर छात्राओं को स्कूल के पास खाली स्थान ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है एक बच्ची के पेट में दर्द की शिकायत के बाद मामला सामने आया। पूछताछ में छात्रा ने आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिवार के होश उड़ गए। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल जारी है। 25 फरवरी 2026 को थाना नाजिराबाद पर एक व्यक्ति के द्वारा आकर एप्लीकेशन दिया गया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल के एक टीचर के द्वारा गलत कार्य किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। खबर बलिया से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार आईटी अधिकारियों की एक और गाड़ी विधायक के आवास पर पहुंची, जिसके बाद जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस फोर्स को आवास के मुख्य गेट पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे से अधिक समय से आईटी अधिकारी आवास के अंदर मौजूद है और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। विधायक के करीबियों सहित लगभग 20 कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। मामले में आगे की कार्रवाई जारी और आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा की जा रही है।
खबर रायबरेली से है, जहां जिले के थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर गांव के पास हुई, जहां बता दें कि हरचंदपुर की ओर से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की रूह कांप उठी। दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। हरदौई के थाना लोनार क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा पर हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार छात्रा कब्जा 52 के पास घर लौट रही थी, तभी बता दें कि निवासी पंकज ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मना करने पर आरोपी ने हथियार से उसके सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल छात्रा को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया है और वादे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सर मैं पहले गया था दोस्त से मिलने, तो उसने मेरे को रोक के मारा था और उसके बाद में फिर मैंने उसको मारा लौटते वक्त, जब एग्जाम दे कर आ रही थी वहाँ के से रोक के मैंने, और वो मुझे प्यार करते थे। आज दिनांक 26 फरवरी 2026 की रात्रि समय लगभग 2 बजे थाना लोनार पुलिस एक युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोपी पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी असलपुर थाना लोनार को हमले में प्रयुक्त बाका को उसकी निशानदेही पर बरामदगी करने के लिए जगदीशपुर बावन रोड स्थित प्रवीण होंडा एजेंसी के बराबर खेत पे लेकर आए थे, जहां पर पंकज द्वारा एक आरक्षी की इंसास राइफल छीनकर लोनार पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभी पंकज के दाहिने घुटने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उपचार हेतु सीएचसी बावन भेजा गया है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। हर्षराज सिंह का हर्ष, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए वर्षा जी बताना चाहेंगे, हरदोई के थाना लोनार क्षेत्र में 25 फरवरी 2026 को इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा पर हथियार से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार छात्रा कस्बा बावन के पास घर लौट रही थी, तभी असलापुर निवासी 19 वर्षीय पंकज पुत्र रामरूप ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मना करने पर आरोपी ने सिर पर बांके से वार कर उसे घायल कर दिया। छात्रा को उपचार के लिए सीएचसी बावन भेजा गया। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर गठित टीम ने 25 फरवरी की रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 26 फरवरी की रात करीब 2 बजे आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाका बरामद किया गया। वापसी के दौरान ग्राम जगदीशपुर बावन रोड स्थित प्रवीण हांडा के पास आरोपी ने आरक्षी रोहित कुमार की सरकारी इंसास राइफल छीनकर भागने लगे। वहीं पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया। सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया, आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है, जबकि एक आरक्षी को चोट दी आई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और छात्रा पूर्व में ही स्कूल में पढ़ते थे। पूर्व शिकायत पर लापरवाही के मामले एसएसपी मातान प्रताप सिंह संबंधित चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल में निलंबित किया जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। जी हर्ष, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से जो गतिविधि सामने आई है उस पर जो पुलिस है, जो आरोपी है उसके काउंटर में पैर में गोली लगी है और जांच जारी है। जो भी आगे तक सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी हर्ष, पूरे मामले पे परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखो, जो लड़की है उसकी माता का कहना है लगातार बराबर जो है उसको रास्ते में घेरता था कि हमसे बात करो और शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जो लड़की है उसने बराबर मना करते रही है। लेकिन उसके बाद ये उस लड़की को पास जाता है और लगातार उसको परेशान करता था, जबकि 2 ही दिन पहले उसने थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस बात जो लड़का था उसने बाकी से धारदार हमला कर दिया था। हर्ष, आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? देखिए वर्षा जी बताएंगे, जिस तरीके से लगातार जो आरोपी है वो कह रहा था 4 वर्ष से हमारा उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़की पर से कुछ अभी कहा नहीं गया। जो लड़की की माता है लगातार वो आरोप लगा रही है कि जो लड़का है वो लड़की को लगातार परेशान कर रहा था। उसको लेकर लोनार थाने में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसको लेकर जो लड़की के परिजन है वो बहुत परेशान थे। जो लड़का था वो उस दिन अभी 25 फरवरी को जो पेपर दे के लड़की आ रही थी उसको
उसको घेर कर धारदार हथियार से हमला किया है। लड़की है वो अभी घायल है और मेडिकल स्टाफ में उसका उपचार चल रहा है। जी ठीक है हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनभद्र जिले के ओबरा चौवन पर डाला क्षेत्र में माइनिंग कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर अधिकारियों की टीम ने खदानों और संबंधित कार्यालयों में पहुंचकर कड़ी पूछताछ की। टीम द्वारा निकाले गए पत्थरों और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान बता दें कि सेल्स रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और आगे की जांच के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश पर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 70 प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच सुमित सुधाकर के नेतृत्व में सेंट्रल जोन सर्विलांस प्रभारी लोकेंद्र कुमार और पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र में ये कार्रवाई की है। लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ये जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है इसके विरोध में और इसको सीजर और रेलेवेंट लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आरिफ सैफी नामक एक व्यक्ति को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 70 जो चरखियां हैं चाइनीज मांझे की वो बरामद हुई है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में FIR हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसे रिमांड के लिए जो कोर्ट में है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भी जो अभियान हुआ है उसमें 2 FIR हम लोग कानपुर कमिश्नरेट में कर चुके हैं, जिसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और चाइनीज मांझे की भी बरामदगी 20 चरखियों की उसमें पहले हम लोग कर चुके हैं। 3 है 4 टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई हैं और 100 के आसपास ये समझिए कि चरखियां बरामद हुई। देखिए अभी जो इनसे पूछताछ में हम लोग ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा कहाँ से इसने किया है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स इसने बताई है जिनसे हम लोग फर्दर इंटरोगेट करेंगे तो आगे और गिरफ्तारियां इस केस में की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद जनपद में जनता दर्शन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला हैदरगढ़ तहसील का है, जहां निर्धारित समय पर फरियादों की सुनवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक जनता दर्शन का समय तय है, लेकिन इसी दौरान अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग से व्यस्त बताए गए और दूरदराज गांव से पहुंचे बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांगजन घंटों तक बता दें कि कार्यालय के बाहर ही इंतजार करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।